नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और मैं हूं आपके साथ सुमित। आज बात आपकी और हमारी सेहत की, क्योंकि एक आम इंसान यानी आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए आज की दुनिया में सबसे जरूरी है हेल्थ केयर और उसकी अफोर्डेबिलिटी। झारखंड में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए सरकार रिम्स और सदर अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव भी लाने जा रही है और इसी मुद्दे को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ दो विशिष्ट अतिथि हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर एसडी शरण जी का, जो क्यूरेस्टा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के मेडिकल डायरेक्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर प्रतीक सिन्हा जी का, जो पेडियाट्रिक कंसल्टेंट पेडियाट्रिक्स हैं क्यूरेस्टा हॉस्पिटल्स में। शरण सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हेल्थ केयर एक बहुत ही वाइटल और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आजकल के दुनिया में, क्योंकि आज जैसा हमारा रहन सहन है, जैसा हमारा खान पान है, उसे लेकर के बहुत ज्यादा जो एज है, एक नॉर्मल एज जो हुआ करती थी वो भी लोगों की घट रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आज के टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटीज कैसा रोल प्ले करती है? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले आपकी एक बात का खंडन करना चाहूंगा। आम जो एवरेज एज जो है आदमी की, वो घट नहीं रही है। अच्छा। वो बढ़ी रही है। आज़ादी के समय हमारी हिंदुस्तान में हमारी एवरेज एज जो थी, एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं, वो थी 26 वर्ष। आज 62 वर्ष के करीब है। तो ये तो कहना गलत होगा कि, लेकिन ये भी सही है कि इतने सालों के बाद स्वतंत्रता के जिस लेवल की हमको मेडिकल सर्विसेज आम आदमी तक पहुंचा पाना था, वो हम नहीं कर पाए। और मैं बिना किसी शक के ये बात कह सकता हूं कि जो सरकारी सेक्टर है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है हेल्थ केयर फील्ड में, वो इट हैज़ फेल्ड द कॉमन मैन ऑफ दिस कंट्री। तो अब ऐसे में जो पब्लिक सेक्टर में जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ देने वाले, उनका रोल जो है अब बहुत ज़्यादा हो गया है। उसमें अब ये ऐसा है कि जो बड़े अच्छे अच्छे अस्पताल आ गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे सारी फैसिलिटीज़ हैं, स्पेशलिटीज़ हैं, लेकिन अफोर्डेबिलिटी का सवाल अब आ रहा है थोड़ा सा। तो ये अभी अपने यहाँ दो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। जहाँ अफोर्डेबिलिटी है वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, और जहाँ एक्सेसिबिलिटी है वहाँ अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो इसको किसी तरह से सरकार को इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। प्रतीक जी, आपसे जानना चाहूंगा कि बच्चों में खास तौर पे अभी चूंकि झारखंड का जो माहौल चल रहा है, झारखंड की जो वेदर चल रही है, हीट वेव चल रहा है, इसमें बच्चों को लेकर के क्या कुछ प्रिकॉशंस करने की जरूरत है? और क्योंकि बच्चे जो हैं स्कूल्स जाते हैं और जो टाइम पे स्कूल जाते हैं उस टाइम पे जो सन होता है वो एकदम सर के ऊपर होता है और बहुत ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को खास तौर पे। उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे और साथ ही पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, अभी तो हीट वेव चालू हो गया है, अभी तो स्टार्ट ही है। और इसमें जनरली गर्मी की वजह से छोटे बच्चों में क्या होता है, जो हम लोग देखते हैं कि वेसोवेगल सिंकोप होता है। बच्चे गर्मी की वजह से बेहोश हो जाते हैं, ठीक है ना, या उनको थकान लगती है। नॉर्मली अगर घर में किसी के भी बच्चे होंगे तो आप उनको पूछेंगे, वो स्कूल से आएंगे बोलेंगे मेरे पैर दर्द दे रहे हैं, क्योंकि उनके शरीर में पसीने की वजह से या फिर हीट की वजह से पानी या नमक की कमी हो जाती है। तो हम चाहेंगे कम से कम उनको वाटर बोतल में पानी भर के दें, 1 या 2 बोतल। और अगर पेरेंट चाहते हैं तो छोटे बच्चों को ORS पीना सिखाते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके वजह से बच्चे थके रहेंगे, और थके रहेंगे तो वो पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। आप जिस कारण के लिए स्कूल उनको भेज रहे हैं वो पूरा ही नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात है कि आजकल ट्रांसपोर्ट ऐसा है कि हर बच्चे को लगभग 1 घंटे लगता है बस से स्कूल जाने में, और तापमान इतना ज़्यादा रहता है सुबह का कि 1 घंटे जाने जाते बच्चे तो खुद ही थक जाएंगे, वो कैसे पढ़ाई करेंगे। तो कोशिश करें बच्चों को, छोटे बच्चों को भी सिखाने की हाइड्रेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। पानी पीना है, थोड़े 1-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, और बॉटल को स्कूल में भी पानी की सुविधा होनी चाहिए। और खान पान को लेकर के भी जो टिफिन पैक करके देते हैं, गार्जियंस देते हैं कि हाँ ये लेकर के जाना है, फ्रूट्स खाना, ये खाना, उसको लेकर के क्या सजेशन होगा? देखिए, फ्रूट्स या टिफिन को लेके तो हम एक चीज बोलना चाहेंगे। चाहे आप देखिए, जो भी यंग जनरेशन है, जो कि आप छोटे बच्चे भी आजकल तो 6 साल 7 साल में भी लोग यूट्यूब देखते हैं और ये देखते हैं, उसमें क्या है कि पैकेज प्रोडक्ट जो होते हैं ना, उसको बहुत ग्लैमराइज कर दिया गया है। छोटे बच्चे जो है वो ज़्यादा हाइड्रेशन वाला खाना, आप वाटरमेलन खिलाइए नहीं खाएंगे, वो चिप्स खाएंगे, चॉकलेट्स खाएंगे। तो उससे इस तरह के वेदर में बहुत फायदा नहीं होने वाला है आपको, क्योंकि जिस तरह से बना हुआ है, अगर वो फ्रूट्स खाएं या वेजिटेबल्स खाएंगे तो बॉडी में जो उनकी सॉल्ट और पानी की जरूरत है वो पूरी हो सकती है। शरण सर, आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, अभी हम लोग यूट्यूब और सोशल मीडिया की बात कर रहे थे,
आजकल आम तौर पे आम इंसान, मेरे घर पे भी अगर कोई किसी को कुछ भी तकलीफ होती है तो डॉक्टर को कंसल्ट करने से पहले आदमी सोचता है कि एक बार यूट्यूब पे देख ले कि उसका घरेलू नुस्खा क्या है। ये कितना कारगर है और कितना भ्रामक भी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि गाइडलाइंस भी जारी होती हैं कि जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की परेशानी हो, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये कितना भ्रामक आजकल के दिन में हो। लेकिन ना केवल ये भ्रामक है, ये बहुत खतरनाक भी है। बहुत सारे केसेस हम लोग के पास आते हैं जो अपने मर्जी से कुछ ना कुछ इलाज लेके ही आते हैं जी। हम लोग इवन मजाक से ये भी कहते हैं कि भाई अगर आप गूगल करके आए हैं तो फिर आपकी फीस ज़्यादा लगेगी, क्योंकि पहले आपको गूगल करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपका इलाज करना पड़ेगा। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा भ्रामक और ख़तरनाक होता जा रहा है, ये इंटरनेट को देख के अपना खुद का इलाज करने का तरीका जो है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात कर ले, आपने भी कहा सर कि जो सरकारी पैमाना है, जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ही ज्यादा बुरे और खस्ता हाल में। अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर ले तो 2 ऐसे सरकारी बड़े हॉस्पिटल हैं, एक रिम्स और एक सदर अस्पताल। दोनों की हालत एकदम खस्ता है। लेकिन प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पे अफोर्डेबिलिटी की भी हम बात कर रहे थे, उस चीज को कटल करने के लिए क्या कुछ इनिशिएटिव प्राइवेट सेक्टर वाले जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी उठाना चाहिए? एक तो सरकार ने उठा लिया है आयुष्मान के तहत, हम लोग सब जानते हैं। तो आयुष्मान के तहत बहुत सारे ऐसे लोगों का इलाज हो पा रहा है प्राइवेट सेक्टर में भी, जो कि पहले नहीं हो पाता था, अब हो पा रहा है। इसके अलावा ज़रूरी यह है कि जो एक्सपेंडिचर होता है इक्विपमेंट पे, अगर हिंदुस्तान में बनने लगेंगे सारे इक्विपमेंट, हमको बाहर से नहीं लाना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा, तो उसका दाम कम होगा। उनका दाम कम होगा तो धीरे धीरे जो ट्रीटमेंट है उसका दाम भी कम होगा। तो ये कुछ हैं चीज़ें जो हमको करनी पड़ेंगी। सरकार ने आयुष्मान लाके ये तो बहुत अच्छा काम किया है। इसके चलते अब जैसे अपना ही अस्पताल ले लीजिए, हमारे यहाँ हमेशा करीब 14, 15, 16, कभी कभी 20 भी आयुष्मान के पेशेंट्स रहते हैं, बहुत सीरियस पेशेंट्स रहते हैं। और आप ये जान लीजिए कि ये ऐसे पेशेंट्स रहते हैं जो अपना इलाज करा ही नहीं पाते अगर उनके पास ये आयुष्मान की सुविधा नहीं होती। आपने कहा कि रांची में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे हालत बहुत खस्ता है। एक बात मैं बताना चाहूँगा, एक बात मैं कहना चाहूँगा उनके डिफेंस में कि वहाँ पे जितनी सहूलियत है, जितनी फैसिलिटीज़ हैं, उससे बहुत ज़्यादा नंबर के मरीज आते हैं, है ना। आपको ये बात ख्याल रखना पड़ेगा। आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि जिस हिसाब से उनके पास मरीज आते हैं और जैसे मरीज उनके पास आते हैं, उन्होंने बहुतों की जान बचाई है। आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जहाँ तक नॉलेज का सवाल है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले डॉक्टर्स का नॉलेज किसी भी तरह से दूसरे डॉक्टर्स से कम नहीं है। लेकिन वो बेचारे इसीलिए परेशान हैं, इसलिए उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं कि उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि MRI मशीन खरीद लिया, हमें लगा वाह गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में MRI मशीन आ गई, लेकिन उसके मेंटेनेंस का कोई प्रावधान नहीं होता है। मशीन आई, 1 साल काम किया, मशीन में कुछ खराबी आई, अब वो मशीन पड़ी हुई है, क्योंकि वो प्रोविजन ही नहीं है सरकारी उसमें कि मशीन का जो मशीन जो खराब हो जाए तो उसको रिपेयर कराया जा सके समय पे। तो एक तो मशीनें हैं नहीं, अगर हैं तो उनका रख रखाव नहीं है, और तीसरा मैं इससे इनकार नहीं करूंगा कि थोड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि वो जो मशीन ठीक हो। तो ये तीनों चीज़ों की वजह से जो ऑलरेडी वहाँ पे हैं फैसिलिटीज़, उसका भी सही उपयोग नहीं हो पाता है। सर एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, कोरोना काल अभी 2 साल 3 साल पहले ही हुआ, पूरी दुनिया ने उसको फेस किया, खासतौर पे इंडिया पे भी एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा उसका। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि कोरोना काल के बाद से मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या मेडिकल या हेल्थ केयर को लेकर जो अवेयरनेस है कॉमन पीपल के बीच में, वो कितनी ज्यादा बढ़ी है, और अगर बढ़ी है तो उससे कितना फायदा हो रहा है लोगों तक, अंतिम व्यक्ति तक? आज ही जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं, अभी जो प्रोग्राम हुआ हाल में उसमें थे, और उन्होंने बताया कि हर जगह, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे हो, जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत बड़ा है, करीब करीब डबल हो गया है आफ्टर कोरोना। लेकिन अभी भी और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ये एक हो के पेंडेमिक खत्म नहीं हो गया है। ये समझ लीजिए कि अभी एक पेंडेमिक खत्म हुआ है तो दूसरा पेंडेमिक मोड़ पे है। बिल्कुल, ये एक के बाद एक पेंडेमिक्स, वायरल पेंडेमिक्स आएंगे और हमें तंग करेंगे। उस हिसाब से जैसी हमेशा तैयारी रहनी चाहिए, वैसी तैयारी
रांची में ठीक है, मेडिकल कॉलेज है, चल जाएगा, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी नहीं है, ये हमें देखना होगा। प्रतीक सर, एक्सेसिबिलिटी को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। ब्लॉक एरियाज में, सुदूर इलाकों में, रिमोट एरियाज में क्या कुछ परेशानी अभी भी देखने को मिलती है? आप लोग भी जाते होंगे कहीं ना कहीं, कैंप्स वगैरह लगाते होंगे, क्या कुछ परेशानी अभी देखने को मिलती है? वहां पे कितनी अवेयरनेस की कमी अभी भी है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही आप शहर से दूर जाएंगे ना, आप देखेंगे लोग जो है, क्योंकि वहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन जो है वो पहुंची ही नहीं है अभी तक, इनके वजह से भी वो लोग घरेलू उपाय या सस्ता उपाय इधर उधर के जो काम नहीं करती वो भी कर लेंगे। ठीक है, कुछ पेशेंट तो उनमें भी ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि कुछ लोग ठीक नहीं होंगे, पर क्या है कि वहाँ ऐसा भ्रम बना दिया है कि वही चीज काम करता है, और जो लोग हैं वहाँ पे उनको ना उतनी समझ है, और जो लोग के पास वो जा रहे हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि ये लोग आगे बढ़े, बिजनेस बंद हो जाए। हाँ, बिजनेस बंद हो जाए। तो इस वजह से सफर होता है, और इससे क्या होता है, अल्टीमेटली ये हो रहा है, जो झारखंड की कहानी है कि जो सबसे सीरियस पेशेंट आप वो देखेंगे कि आप जो मरने को आए हैं तब उसको आगे भेजेंगे, नहीं आप आगे जाइए। तो इससे क्रूशियल टाइम जो है पेशेंट वेस्ट कर जाता है। और पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे इतना जल्दी नहीं है कि रोड से तुरंत आप आ जाएंगे, आने में भी आपको समय लगेगा। शरण सर, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा इशू और एक बहुत मेजर इशू मैं कहूंगा कि जब भी अगर आप कहीं किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी डॉक्टर हो, जनरल फिजिशियन हो, किसी भी डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं, वो दवाइयां जो लिखते हैं, अब ये पूरी तरीके से एक बिजनेस कहीं ना कहीं बनते चला जा रहा है कि दवाइयां उसी दुकान में मिलेंगी, वही दवाइयां लिखी जाएंगी, जो एमआर होते हैं वो जो प्रिस्क्राइब करते हैं वही दवाइयां लिखी जाती है। तो अफोर्डेबिलिटी तो एकदम ग्रास रूट लेवल से ही वो इतना बड़ा हो जाता है, क्योंकि दवाइयां जो आपको जेनरिक दवाइयां 10-20 रुपए में मिल जाती हैं, उसका दाम 500-700 रुपए रहता है। इस चीज को कैसे देखते हैं आप? नहीं, जेनरिक दवाइयों की ज़रूरत तो है हिंदुस्तान जैसे देश में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इतना सिंपल इश्यू नहीं है जितना हम लोग उस चीज़ को समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए, अभी तक क्या है, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सी चीज़ें जैसे पैरासीटामॉल है जो कि बुखार में हम देते हैं, तो अब पैरासीटामॉल हम ना लिख के ब्रांड नेम में देते हैं, तो वो ब्रांड नेम वो खरीदता है। अब मान लीजिए कि वो 5 रुपए का टैबलेट है या 7 रुपए का टैबलेट है, वही अगर हम जाके जेनरिक खरीदें तो शायद 50 पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे का मिल जाए, लेकिन उसकी क्वालिटी का क्या गारंटी है, ये हमको आज तक कोई नहीं समझा सका। और इन लोग भी क्या कर रहे हैं, इसका दूसरा एस्पेक्ट, जेनरिक नेम पैरासीटामॉल, बगल में ब्रैकेट में सिप्ला, मतलब तो वही हुआ, तो ये हमको बेवकूफ भी बना रहे हैं। और दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि डोरंडा में बना हो सकता है वो पैरासीटामॉल, हम कैसे जानेंगे? वो तो जो फार्मासिस्ट, जो दुकानदार है, वो हमको जो पैरासीटामॉल पकड़ा देगा वो हमको लेना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि उसमें इश्यूज नहीं है। जेनरिक बहुत अच्छी चीज है, अगर ईमानदारी से की जाए तो लोगों का बहुत पैसा बचेगा। एक व्यक्ति जिसको कि डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर आजकल बहुतों को है, उसको महीने का 1,500-2,000 रुपए की दवाई लग जाती है। अब एक रिटायर्ड आदमी 1,500-2 हज़ार रुपए की दवाई हर महीने कैसे लेगा? यही 2,000 रुपए की दवाई मैंने खास तरह से कंपेयर करके देखा है, पूरे प्रिस्क्रिप्शन मिला के, वो जेनरिक उसमें करीब 500-700 में मिल जाती है। बहुत फर्क है। तो लेकिन बस यही है कि हम ये कैसे, का भी क्या हम ऑथेंटिसिटी कैसे प्रमाणित करेंगे। प्रतीक सर, हम लोग बात कर रहे हैं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को लेकर के, हाई ब्लड प्रेशर को लेकर के, शरण सर बता रहे थे। अब बच्चों में भी आजकल देखने को मिल रहा है कि बच्चे जन्म ले रहे हैं, 6 महीने के हो रहे, 4 महीने के हो रहे, उनको डायबिटीज हो जा रहा है, जो कि पहले इसके अनुपात नहीं होता था इतना ज्यादा। अभी जो बच्चे हैं उनमें सबसे ज्यादा जो कॉमन बीमारी देखने को मिल रही है, या कॉमन कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, वो क्या है अभी फिलहाल? देखिए, मोस्ट कॉमन तो अगर बीमारी देखनी तो आप अपने घर के अगल बगल देख लेंगे। सबसे मोस्ट कॉमन आज के डेट में बीमारी क्या है ना, छोटे बच्चे 1.5-2 साल के, वो बोलते नहीं है, सबसे कॉमन बीमारी है। पेरेंट, सबसे ज्यादा पेरेंट लेके आएंगे, सर ये बोलता नहीं है, सुनता है। इसका रूट कॉज क्या है? डेवलपमेंट जो है ठीक से नहीं हो रहा है बच्चों का। रीजन भी, बच्चे छोटे हैं, 6 महीने के हुए, आपने मोबाइल उनको हाथ में दे दिया, तो उनका डेवलपमेंट जो है ऑल्टर्ड हो जाता है। बाहर निकलना भी नहीं है खेलने के लिए, कहीं खेलने जाने नहीं है। और छोटे बच्चों को, और हम लोग के पास भी मोबाइल के रूप में एक ऐसा साधन मिल गया जिससे हम बच्चों को इंगेज कर सकते हैं अल्टीमेट, जितना देर चाहे उतनी देर तक। और बच्चे क्या देख रहे हैं फर्क नहीं पड़ता। तो इससे बच्चे जो छोटे होते हैं, जिनको जनरली 1 साल की उम्र में बोलना चाहिए, वो 2 साल तक नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, या 2-2.5 साल पे भी लोग आते हैं आज के। तो मोस्ट कॉमनली तो ये मोबाइल की वजह से हो रहा है, या एक्सेस मोबाइल या टीवी दिखाने की वजह से हो रहा है।
इसके अलावा बाकी जो आप बोल रहे, दूसरा जो बीमारी है वो हाइपरटेंशन छोटे बच्चों में आप देखेंगे लेस देन 10 इयर्स में हाइपरटेंशन सिंड्रोम एक्स हो रहा है। इसमें क्या है कि क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा है आउटसाइड फूड दे रहे हैं जो कि पैकेज फूड है, इसमें हाई सॉल्ट हाई शुगर है, तो उनकी बीपी काफी बढ़ी हुई आती है। तो और वेट गेन ओबेसिटी भी बहुत कॉमन हो गया आज के डेट में छोटे बच्चों में। तो ये सब कॉज है जनरली जो आजकल दिख रहा है मेन कॉमन 10 साल से छोटे बच्चों में हाइपरटेंशन, और आप छोटे बच्चों में देख रहे हैं स्पीच डिले, बोलते नहीं है, ये बहुत कॉमन हो गया आज के डेट में। शरण सर, आपसे इसी बात पे मैं थोड़ा सा और ज्यादा चाहूंगा कि आप नॉलेज शेयर करें हमारे तमाम दर्शकों से कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन को लेकर के जो 18 से लेकर के 34, 35, 50 साल के जो ब्रैकेट है, एज ग्रुप है, उसमें डायबिटीज को लेकर के बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि दवाई नहीं खाएंगे और घर के ही नुस्खे जो है, किसी का फूल खा लिया, किसी पत्ते का, किसी का कुछ खा लिया, कुछ अपने से घर में तैयार कर लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है या फिर दवाइयां जरूरी होती है एक टाइम के बाद डायबिटीज के जितने मरीज हैं उनको? देखिए ये तो प्रूव हो चुका है, लेकिन मैं अपने मरीजों से सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि आपको जो खाना खाइए, जब आप मेरे पास आते हैं तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहना चाहिए। अब ये बिल्कुल सरासर गलत है ये कहना कि आप इसका फूल खा लीजिए, उसका फूल खा लीजिए तो डायबिटीज खत्म हो जाएगा, बिल्कुल क्योर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। डायबिटीज का ट्रीटमेंट करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। उसको अपन बेसिकली 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं, एक तो दवाई और दूसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में 2 तरह की चीजें आती हैं, एक तो डाइट और दूसरा एक्सरसाइज। तो जब तक ये तीनों चीजें नहीं होंगी साथ में, तब तक लॉन्ग टर्म और इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर नहीं हो सकता है। प्रतीक जी, आपसे एक चीज और फाइनल क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि जो युवा है, जो यंग जनरेशन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ऐसी चीज है जो वो लोग बहुत ज्यादा उसको एग्रेसिवली अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हैं, वो है स्मोकिंग और दूसरा है अल्कोहल। इस चीज को लेकर के भी जो लाइफ स्पैन है, जो शरण सर बता भी रहे थे कि भले ही वो आगे बढ़ा है लेकिन कहीं ना कहीं उसका एडवर्स इफेक्ट पूरे उनके जीवन में जरूर देखने को मिलता है। इसको लेकर के युवाओं को लेकर के क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को तो हम बोलना चाहेंगे उनको किसी भी तरह से, कोई भी, चाहे वो स्मोकिंग हो चाहे वो अल्कोहल को लेना हो, उससे परहेज करे जितना हो सके उतना। पर हाँ, एक चीज है, क्योंकि प्रिंट मीडिया हो या फिर डिजिटल मीडिया, उसमें जो ग्लैमराइज करना है कि हाँ भाई जो हीरो है या फिर जो विलेन है वही स्मोक करेगा, वही ड्रिंक करेगा, इसको खत्म करना चाहिए आपको। क्योंकि छोटे बच्चों के ब्रेन में ना ये असर पड़ता है कि हाँ भाई अब हीरो बनना है तो हमको स्मोक करना पड़ेगा या ड्रिंक करना पड़ेगा, ये नहीं होना चाहिए। पर हाँ, स्मोकिंग में तो गवर्नमेंट को बहुत हम थैंक्स बोलना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने प्राइस इतना टैक्स लगा दिया है, तो अब स्मोकिंग पहले से बहुत कम है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सिगरेट्स बहुत बढ़ गए हैं और आज बच्चे के लिए संभव नहीं है उनको खरीदना। पर हाँ, इसका साइड इफेक्ट दूसरा है कि अल्कोहलिज्म बहुत बढ़ रहा है, अल्कोहल का इंटेक। और आप किसी भी हॉस्टल में जाएंगे या छोटे कॉलेज में जाएंगे, देखेंगे वहां पे क्या है कि कुछ भी एक तरह का ट्रेंड बन चुका है कि कोई पार्टी बना रहा है तो भाई अल्कोहल होना चाहिए वहां पे। अच्छा शरण सर, आपसे इसमें और ज्यादा नॉलेज चाहूंगा कि अभी हम लोग अल्कोहल और स्मोकिंग की बात कर रहे थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और वो है ड्रग्स। आजकल जो पार्टीज, जो रेप पार्टीज होती हैं या जो सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल सोसाइटीज के जो पार्टीज होती हैं, उसमें ड्रग्स इनटेक बहुत ज्यादा होता है और उसका तो अल्कोहल और सिगरेट से भी ज्यादा मुझे लगता है कि एडवर्स इफेक्ट होता है। उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं जानता था कि बात जब अल्कोहल से शुरू हुई तो ड्रग्स तक आएगी। अब वैसे अल्कोहल भी एक प्रकार का ड्रग ही है। अब तो खत लिखना खत्म ही हो गया है, लेकिन मैं ये बात जरूर माँ बाप के पास तक पहुंचाना चाहूंगा। मेरा बेटा हॉस्टल में रहता था, मैं उसको चिट्ठी लिखता था, हर चिट्ठी में ऊपर कैपिटल लेटर्स में लिखता था, से नो टू ड्रग्स। मतलब मुझे इतना डर लगता था कि वो बैंगलोर में है, हॉस्टल में है, कहीं उसको ड्रग्स की लत ना पड़ जाए। तो मेरे पे कहने का मतलब ये है कि ये तो सबसे पहले माँ बाप का काम है, ये बताना, ये सिखाना है कि बेटा चाहे इनको तो, मैं तो ये कहने को तैयार हूं, चाहे जो कर लो लेकिन ड्रग्स के पास मत जाना। मतलब एक ये करके कि करके देखते हैं, आदमी शुरू ऐसे ही करता है, करके देखते हैं, अरे सब कर रहे हैं, एक बार हम भी ले लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, एक ही बार लेंगे। लेकिन वो जो एक बार है वो 2 बार होता है, 3 बार होता है, 4 बार होता है, फिर उसकी ऐसी लत लगती है। अच्छे अच्छे खानदान के बच्चे ऐसी हालत में चले जाते हैं, अब आप लोगों ने देखा ही होगा, मेंटल स्टेट भी खराब हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं और अल्टीमेटली वही होता है, या तो वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं या फिर कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसके वजह से उनके साथ साथ पूरे परिवार को भुगतना। आई नो ऑफ ए ड्रग एडिक्ट जिसने अपने दोनों पेरेंट्स को मार दिया
क्योंकि उन लोग दवा उस ड्रग के लिए उसको पैसे नहीं दे रहे थे। अब इससे ज्यादा आदमी और क्या कर सकता है? मतलब वो तो ऐसा भयानक भूत है जिससे हर किसी को दूरी रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो शरण सर और प्रतीक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने महत्वपूर्ण समय हमें दिया, तमाम दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी कि कैसे अगर किसी भी व्यक्ति को अपने हेल्थ केयर को लेकर के प्रोग्रेस करना है, अपने हेल्थ केयर को लेकर के सुधारना है उसे, तो हर एक व्यक्ति को उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना हो, उसके पेरेंट्स क्यों ना हो, आसपास का समाज क्यों ना हो और पूरा देश क्यों ना हो। फिलहाल आपका सेहत बना रहे और हमारा सेहत भी बना रहे, इसी के साथ हम इस स्पेशल कार्यक्रम को खत्म करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन झारखंड बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार। सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा